आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। नए साल में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने रणनीति तैयार कर ली है। इसे लेकर राजधानी भोपाल में बैठक की आयोजित हो चुकी है। बैठक के बाद मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुभाष शर्मा ने ईएमएस टीवी से बात करते हुए कहा कि पदोन्नति, समयमान, वेतनमान, अनुकंपा, नियुक्ति जैसी कुल 46 मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा प्रदेश सरकार से कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सरकार ने उनकी उचित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, जिसके चलते मोर्चा ने बैठक में नए साल में सरकार के खिलाफ 4 चरणों में आंदोलन की रणनीति तैयार की है। ये आंदोलन 16 जनवरी, 24 जनवरी, 7 फरवरी और 16 फरवरी को अलग अलग स्तर पर आयोजित होगी। वाइट सुभाष शर्मा, प्रदेश महामंत्री संयुक्त मोर्चा। नए साल में मोहन सरकार के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन। मेरा नाम सुभाष शर्मा है। मैं अधिकारी कर्मचारी मोर्चे का महामंत्री हूँ। सारे हमारे मोर्चे के साथी लोगों ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि इतने दिन हो गए हैं सरकार से हम ये बात है मध्य प्रदेश को उत्साहवर्धक और ऊंचाई पहुँचे, तो माननीय जो वर्तमान के मुख्यमंत्री उनकी बहुत इच्छा है, पर लेकिन जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनकी समस्या है जिनका निराकरण होना अति आवश्यक है। कई बार हमने अनुरोध किया है, अब हमने सबने मिलकर नोटिस दिया है गवर्नमेंट को कि वो आप किसी प्रकार हमारी समस्या का निर्माण करें और हल करें। और कुछ अधिकारी लोग हैं जो हमारे नोटिस को दबा देंगे या किसी प्रकार करेंगे, तो हम लोग 4 चरणों में आंदोलन करेंगे। प्रथम चरण हमारा 16 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में जितने ज़िले में हमारे लोग हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम के लिए और सचिव के लिए ज्ञापन देंगे। वो मुख्य मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है, प्रमोशन है, पदोन्नति है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे लिपिक संवर्ग भाई हैं उनका जो ग्रेड पे वो ठीक होना चाहिए। इसके बाद जो नियमित शिक्षक संवर्ग हैं उनको जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से वरिष्ठ मान दिया चाहिए। नियमित शिक्षक लोग हैं उनको 35 साल के बाद उनको चतुर्माह मिलना चाहिए। इसके बाद हमारे जो आउटसोर्सिंग भाई हैं उनको नियमितीकरण होना चाहिए। जो भ्रष्ट हैं उनके पदनाम होना चाहिए। जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सब कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर नोटिस दिया है और हमें अनुरोध है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से ये बात उन तक पहुँचेगी और वो इसका निराकरण करेंगे, संवाद करेंगे। नहीं तो पहला चरण हमारा 16 को है, दूसरा हमारा 24 को है। 7 फरवरी को पूरे एमपी में जिले पे माननीय कलेक्टर महोदय के धरना दिया जाएगा। 16 फरवरी को पूरे एमपी के लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे अम्बेडकर पार्क में। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। राजधानी भोपाल में इन दिनों भक्ति रस की गंगा बह रही है। भोपाल के बीएचईएल स्थित बरखेड़ा में श्रमश्री संस्था द्वारा लगातार 21वें वर्ष कथा आयोजित कराई जा रही है। इस कथा उत्तर प्रदेश से आए प्रसिद्ध कथावाचक मनोज अवस्थी महाराज द्वारा वाचन कर रहे हैं। कथा की जानकारी देते हुए श्रमजी संस्था के अध्यक्ष राम बाबू शर्मा ने बताया कि यह कथा पिछले 21 वर्षों से लगातार दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होती चली आ रही है, जो 25 दिसंबर से शुरू हुई है और 31 दिसंबर तक चलेगी। कथा में प्रतिदिन हजारों भक्त कथा श्रवण करने आ रहे हैं। शनिवार को कथा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य पंडित मनोज अवस्थी जी ने भगवान वामन अवतार भक्त प्रहलाद जी की कथा सुनाई। गज व मकर प्रसंग, भगवान राम प्राकट्य, भव्य कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। कथा को श्रवण करने सम्रानी महंत पंकज शर्मा, हरदा से पीसी शर्मा, पूर्व विधायक मंत्री दीपक दुबे, मोहन शर्मा, महेश मालवीय मौजूद रहे। भाई साहब, आप कथा में आए, कथा को आपने अच्छा वो कलश लेकर के 30वें वर्ष का अनुष्ठान है। श्रम जी के 4 जगह पदाधिकारियों को, सड़क गए, राम बाबू जी को, महेश जी को, ज्ञानदेव जी को बहुत बधाई देता हूँ। 4 जगह भागवत कथा का आयोजन 21वें वर्ष में यहाँ हो रहा है महाराज, और निश्चित सबके मन में उसके समाधान इस श्रीमद् भागवत कथा में को यहाँ पे सभी लोग सुनते हैं। निश्चित रूप से 21वां साल का उसको सफलतापूर्वक संपन्न, ये बड़ी बात है, इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ। कथा चल रही है, कौन सी संस्था है, कौन कर रहा है, कब से कब तक चल रही है, उसी का नाम बताइए। श्रमश्री सेवा संस्था समिति की ये निरंतर सतत रूप से 31वां वर्ष है और 21वां वर्ष और 21वीं ही ये श्रीमद् भागवत कथा है। प्रति वर्षानुसार साल का अंतिम सप्ताह यानी दिसंबर, अंतिम महीना यानी दिसंबर और अंतिम सप्ताह यानी 25 से 31 दिसंबर कोशिश रहती है कि हम श्रीमद् भागवत कथा
भोजपाल, राजा भोजपाल की नगरी, रानी कमलापति की नगरी, झीलों की नगरी शहर भोपाल में हम करवा सकें। और ठाकुर जी की कृपा से निरंतर सतत रूप से अविरल ये धारा प्रवाहित हो रही है। लगभग विगत 21 वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय कथाकार, समाज सुधारक आचार्य मनोज जी अवस्थी जी के श्रीमुख से ये कथा यहाँ पर हम सब भक्तगण सुनते हैं और इसका श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। कौन आए थे आज और गुरु जी कहाँ से आए? आज परम पूज्य हमारे गुरुदेव के कथा को श्रवण करने के लिए दक्षिण पश्चिम के माननीय विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के सचिव प्रदेश के भगवान दास सबनानी जी पधारे थे। और इसके अतिरिक्त और भी गणमान्य व्यक्ति प्रतिदिन कथा में सम्मिलित होते हैं और होंगे। और गुरुदेव वृंदावन की शिक्षा दीक्षित हैं और उत्तर प्रदेश औरैया को बिलोंग करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को भोपाल में लगभग सभी पहचानते हैं, क्योंकि निरंतर 21 वर्ष कथा की प्रस्तुति देना, सनातन के परमाणु यहाँ बिखराना, ये परम पूज्य गुरुदेव निरंतर करते आ रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी हमें गुरुदेव का सानिध्य इसी भांति प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल में बच्चों के हौसलों को पंख देने के लिए मध्य प्रदेश लोहार समाज कल्याण समिति द्वारा न्यू कबाड़खाना में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को समाज द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर छात्र छात्राएं गदगद हुए। इस मौके पर लोहार समाज के अध्यक्ष हसीबुर रहमान ने कहा कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लोहार समाज के बच्चों को प्रशंसा पत्र देना आवश्यक है। ये सम्मान न केवल बच्चों को प्रेरित करता है, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को भी बढ़ावा देता है। बच्चों के हौसलों को पंख देने के लिए मध्य प्रदेश लोहार समाज कल्याण समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। हसीबुर रहमान ने कहा कि जब बच्चे शिक्षित होंगे तो आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर समाज को चाहिए कि वे शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान देते रहें और बच्चों को प्रेरित करते रहें। यह एक सकारात्मक कदम है जो समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से ही समाज को नई दिशा मिलेगी और समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता से राजनीतिक दलों को समाज की ताकत का एहसास करवाकर समाज की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। सम्मान समारोह के मौके पर सचिव नफीस उल्ला खान, सलाहकार खुर्शीद एडवोकेट, उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम मुन्ना भाई, कोषाध्यक्ष मोहम्मद असलम, उपाध्यक्ष मोहम्मद यामीन, सह सचिव नईम अहमद सैफी, जफर हनीफ, अब्दुल वाजिद, सदस्य इमरान खान, रिजवान उर रहमान, सदस्य सगीर सलाम, समाज सेवक वसीम खान आदि लोग मौजूद रहे। लो इधर देखो। हाँ दो 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 दो, वीडियो बन रही है वो तो दे दो। वो भी खींच रहा है। चल लो लो, देना भेजा देखो, यहाँ देखो। चल वो पकड़ो ट्रॉफी। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। सीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, गृह मंत्रालय निकम्मा है। एमपी एसटी एससी पर अत्याचार के मामले में राजधानी बन गया है। 5 लाख आदिवासी और एससी एसटी की महिलाएं गायब हुई हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ फैसला, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर महू में होगा प्रदर्शन, जनवरी में होगा प्रदर्शन। सौरभ शर्मा का बयान, सौरभ शर्मा के यहाँ हुई कार्यवाही अधूरी थी। 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे। चेकपोस्ट पर पहले के समान ही पैसा वसूली की जा रही है। बीजेपी की सरकार ऋण, क्राइम, करप्शन की सरकार है। सौरभ शर्मा जब भी सामने आएगा तब कई राज सामने आएंगे। सौरभ शर्मा को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उसकी हत्या हो सकती थी। जिन लोगों में सत्ता है वह सभी संदिग्ध हैं। बाबा महाकाल के दर्शन में भी करप्शन कर रहे हैं, उधर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। धान बार बोले सरकार ने 3100 का वादा किया था, अब तक नहीं हुआ। जब धान मंडी में आएगी तब मैं मंडी में जाऊंगा और किसानों के सामने सरकार का पर्दाफाश करूंगा। लगातार ये बात चस्पा होती जा रही है कि गृह मंत्रालय निकम्मा है।
दलितों की हत्या थाने में करना, दलित परिवारों की बेटियों के साथ बलात्कार करना, दलित परिवार के परिवारजनों पे पेशाब करना और दलितों के साथ एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश राजधानी है उनके एसटी एससी के परिवारजनों के खिलाफ अनाचार, अत्याचार, अलग अलग तरह की यातनाओं का। कल की घटना है, एक सतवास थाने में 35 साल का बेटा जिसकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 11-12 साल का, एक 15 साल का, एक बूढ़ी माँ है 80 साल की, घर में कोई नहीं है दूसरा। 6,000 रुपए की रिश्वत लेना, इसमें देरी हुई इसलिए उसकी हत्या कर दी। मैंने खुद ने जब स्पॉट का निरीक्षण किया तो कंधे बराबर जाली से लटक के फांसी लेने का एक तरह से पुलिस का बयान आया या उन्होंने प्रचारित किया, जो सरासर गलत है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को मैंने कल भी कहा था कि पूरा थाना सस्पेंड करो, मैसेज जाएगा कि थाने में रक्षक भक्षक बनते हैं तो सरकार अलर्ट रहती है, पर गृह मंत्री और गृह मंत्रालय अगर अकर्मण्य हो तो फिर क्या गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अपराध की दृष्टि में भगवान भरोसे चलेंगे? मुख्यमंत्री जी, फिर मेरा आग्रह है 1 करोड़ रुपए बच्चों को दो, उसके देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि हत्या आपकी सरकार ने की है, आपकी पुलिस ने की है, हत्या की है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। दूसरा, बच्चों को पढ़ाने को लेकर, जो उनकी सरकारी पेंशन को लेकर, माँ की सहायता को लेकर सरकार प्रोविजन करे, पालक बने। अनाथ हो गए बच्चे, न उसकी माँ है न पिता है, तो लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है मध्य प्रदेश में, खासकर थानों में। ये मोहन यादव जी के काम करने की शैली को बताता है। दूसरी ओर मोहन यादव जी फिर 5,000 करोड़ का ऋण ले रहे हैं। ऋण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हवाई जहाज का किराया देना हमको, हेलीकॉप्टर का, अपने विज्ञापन का, अपने इवेंट का, अपनी सोशल मीडिया टीम का, और अलग अलग तरह की वो राजनीतिक, मैंने कल परसों भी ये शब्द उपयोग किया था, मेरा मन नहीं होता है करने का, राजनीतिक अय्याशी इसको बोलते हैं, जो अपनी पार्टी और अपने विचार और सरकार के लिए अब सरकार का अपव्यय कैसे करना होता है वो बार बार करते हैं। मैं फिर से करप्शन की जो बाहर है, जैसे फिर से अभी ईडी की टीम गई सौरभ शर्मा जी के यहाँ, जो लोक आयुक्त ने छापा मारा उससे स्पष्ट हुआ कि पूरी कार्रवाई जो हुई वो अधूरी थी। यानी सरकार की मिलीजुली एक निपटाने की दृष्टि से प्रयास था, करप्शन के पैसे को बचाएं कैसे, इसका एक प्रयास लोक आयुक्त ने किया था, जो धीरे धीरे अखबार जगत की, मीडिया जगत की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जागरूकता से, विपक्षी जागरूकता से परतें खुल रही है, प्याज के छिलके निकल रहे हैं। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा के मामले में किसका धन है ये जल्दी से स्पष्ट होना चाहिए। ये तय है कि वो परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ था, तो 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे, अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले दूसरे मंत्री जी आए। अभी रोज मीडिया विजुअल में होता है कि हर चेक पोस्ट पे जो बॉर्डर है वहाँ वैसे ही पैसे लिए जाते हैं जैसे पहले लिए जाते थे, और आपने कहा कि हमने चेक पोस्ट फ्री कर दिया। ये करप्शन चल रहा है। पहले थोड़ा ऑफिशियल चल रहा था कि 70% खाएंगे, 30% सरकार के खजाने में डालेंगे, अब 100% हम भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे वैसे ही लेंगे। ये मोहन यादव जी की नीति है। सौरभ शर्मा का पैसा 100% राजनीतिज्ञों का पैसा है, 100% जनता की लूट का पैसा है, 100% जो सोने का जखीरा मिला, जो नकदी नोट मिले, इसमें सरकार पूरी तरीके से करप्ट, एक भ्रष्टाचारी चेहरा कैसा होता है वो दिखने लगा। मैं मानता हूं कि
बीजेपी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, वो गुमराह करेंगे, उलझाएंगे, पर जनता को एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार करप्शन की सरकार है, ऋण, कर्ज, क्राइम और करप्शन और कमीशन की सरकार है। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, ये पहले दिन भी मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप इस तरीके के जब एक तरह से क्रूर मानसिकता के लोगों का बयान लेते हैं और फिर उसका प्रदर्शन करते हैं, तो इससे देश नहीं बनता है, इससे विचार नहीं बनता है। इस तरह की बात करना देशद्रोह है, और मैं मानता हूं कि इन देशद्रोहियों को आप जब इस पे बताते हो तो उनके हौसले बुलंद होता है। तो कृपया करके हम भी अपना राजनीतिक दायित्व, देश के प्रति अपना दायित्व, जो एक विपक्ष की भूमिका उसमें देश की है, संस्थाएं उनकी है, प्रधानमंत्री भी उनके हैं, मुख्यमंत्री भी उनके हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, एजेंसियां भी वो जैसा चाहते हैं उनकी सरकार यूज करती है। जान मंजीरे बजा रहे हैं क्या, होशो हवास में बात कर रहे हैं या बेहोश होकर कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि इससे छोटे और ऊंचे आरोपों को लेकर हमारे पास कोई जवाब नहीं। करीब 1 साल पहले मैंने जैसा कहा, लोक आयुक्त जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले सौरभ जी को पता चल गया है कि हमारे यहाँ ईडी लोक आयुक्त आएंगे। ये भी उनको पता था कि इनकम टैक्स आएंगे, ये भी पता था कि ईडी भी आएगी। तो अधिकारियों ने लीपा पोती कर कुरा के, सरकार ने लीपा पोती करके सबसे पहले उनको रवाना किया। फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, एक मकान पे आपने रेड डाली, 4 मकान छोड़ दिए, आपने भोपाल में रेड डाली, ग्वालियर में छोड़ दिया, आपने अलग अलग तरह की जो डायरियां थी वो डायरियां, मतलब ईडी के लोग आके कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए उससे पहले लोकायुक्त साफ करने गई सब चीजें। ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसी परिकल्पना है। चूंकि एक कांस्टेबल के पास इतना धन नहीं आ सकता, इतना पैसा नहीं आ सकता। ये लाल डायरियां जो बार बार बात हो रही है, हरी डायरी की जो बात हो रही है, इनमें कई राज है। सौरभ के पास भी बहुत राज है। राज छुपाने को लेकर पहले भी एक सागर में व्यक्ति आज तक नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, उसके बाद नहीं मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि जिन लोगों के पास सत्ता है वो संदिग्ध है, जिन लोगों के पास सत्ता, उनका चरित्र, उनका आचार, उनका विचार इस तरह का पहले भी हुआ है। व्यापम के एविडेंस मिटाने के लिए 50 लोगों के लगभग मौत हुई थी। यही सरकार थी, यही बीजेपी थी, यही विचार था। तो करप्शन को लेकर सौरभ शर्मा के पास जो राज है वो कहीं इधर उधर न हो, इसको लेकर हम मांग करते हैं। पहले दिन भी की थी, ऐसा नहीं आज ही करते हैं। हम मांग करते हैं सौरभ शर्मा को जल्दी से गिरफ्तार करके सुरक्षा दी जाए, अन्यथा उसकी मौत या उसकी कोई दुर्घटना हुई तो उसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। का मतलब ये था, मैंने जो अभी पूरी बात कही उसी को आपके उत्तर ने और सत्यापित किया। यही तो कह रहा हूँ कि सरकार बचा रही है। सरकार ने लोकायुक्त को इसलिए भेजा, साफ कर दो, कोई एजेंसी नहीं है, उससे पहले रफा दफा हो सब। इस तरह का पूरा वाकया दिख रहा है। यानी मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि सौरभ शर्मा जिस दिन सामने आएगा उस दिन कई के चेहरे बेनकाब होंगे। आपको किस पर संदेह लग रहा है, कौन चेहरे? नहीं, मैं बोल चुका हूँ, परिवहन विभाग से संबंधित एक कांस्टेबल के पास इतना पैसा नहीं आ सकता है। परिवहन विभाग के जो मंत्री थे, जो पीएस थे, सब जांच के घेरे में। जो पीएस, जो मंत्री, जो संतरी, जब एक कांस्टेबल के पास इतना धन है तो फिर मंत्री के पास क्या होगा और पीएस के पास क्या होगा और नीचे की हायरार्की के पास क्या होगा? ये सोच और विचार का प्रश्न है। सर, नीतीश राणे महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मध्य प्रदेश में सरपंच एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर सरपंच भोपाल के अंबेडकर पार्क भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरपंचों का कहना है कि 4 दिन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक न मंत्री न सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने आया है। सरकार पंचायती राज को खत्म करना चाहती है। सरकार सरपंचों से पंचायतों में विकास के अधिकार छीन रही है। पिछली बार भी सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जब तक सरकार मांगों का निराकरण नहीं करेगी। सर, 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं, क्या आपकी मांगे अभी तक कोई मिलने नहीं आया आप लोग से? नहीं, अभी कोई नहीं मिलने आया है। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मानना है कि
सभी सरपंच उन्हीं के साथ हैं, जबकि उनको ये गलतफहमी है कि उनके साथ नहीं है। वो जो है सरपंचों को गुमराह कर रहे हैं। धीरे धीरे सरपंचों को यानी पंचायती राज की व्यवस्था को खत्म कराने की भूमिका में है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच भी कुछ न कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसकी वजह से हमारे पंचायती राज व्यवस्था पर असर पड़ा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अभी टैनी है और वो मंत्री जी खिलाड़ी हैं, तो इसका असर दोनों की सामंजस्य की वजह से हमारे पंचायती राज व्यवस्था पे पड़ा है। इसलिए ये दोनों की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। तो हम अपने दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों लड़ाई न करें, पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दें। तो आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, आपको नहीं लगता अधिकारी या मंत्री आके सुने आप लोग की हड़ताल खत्म करवाए, काम वापस ले सकते? अधिकारी पंचायती राज में कुछ कर नहीं पाएंगे चीफ सेक्रेटरी के अलावा। ACS 2 के अलावा और किसी की क्षमता नहीं है कि पंचायती राज को बचाने में सहयोग कर सके। और नेता में CM ही कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी के साथ तो 5 बार बैठ चुके, कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए अब कुछ वैसे अधिकारी मिले भी तो क्या करेंगे, वो तो आश्वासन ही तो दे सकते हैं। तो आश्वासन वालों से मिलने से अच्छा है कि हम जिसके हाथ में है उसी से मिले। इसलिए तब तक बैठे रहेंगे जब तक फाइनल अथॉरिटी हमसे नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। पुरुषोत्तम सिंह कंसाना, सरपंच संघ अध्यक्ष, जिला मुरैना। सर, आप लोग 4 दिन से धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जीते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह से हो रहा है? सर्दी में बैठने को मजबूर है आप लोग। देखिए, इस समय क्या है, हमें ये क्योंकि चूंकि हम लगातार 10 साल से दूसरी बार सरपंच हैं, तो हमें पिछला भी अनुभव पता है कि पिछला भी कार्यकाल देखा था, उसमें कैसे मांगे मान ली जाती थी, जो जायज मांगे थी हमारी तुरंत मानी जाती थी। चूंकि अब इस समय सरकार ही उसमें नहीं है एक तरह से, तो वो मांगे तो जब माने जब उनको पता चले कि क्या होता है दर्द। अभी उनको दर्द ही नहीं पता है कि जनप्रतिनिधि का दर्द, क्योंकि ज्यादातर CM साहब के पास ही गृह और दुनिया भर के विभाग हैं, तो आप समझ सकते हो जब वो अपने घर नहीं परिवार नहीं संभाल पा रहे तो हमें कहाँ से संभालेंगे। तो जब उनका विचारधारा ऐसी लग रही है कि कमलनाथ जी जैसे संभल रहे थे ना कि संभल रहा हूं मैं, बस अभी रुक जाओ, टाइम नहीं है, वो टाइम देना के चक्कर में विधायकों ने टांग खींच दी थी और वो कहानी न बैठ गई थी। वैसे ही लक्षण मोहन सरकार जी के लग रहे हैं। तो हमारा तो यही निवेदन है कि आप पहले अपना घर देके फिर हम जनप्रतिनिधि हम भी बन के आए, हम भी एक मान के चलो ग्राम के मुखिया हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, आशा लगाती है जनता हमसे कि आप मुखिया बनाए हो, सरपंच बनाए हो तो काम समय पर करके दो। क्योंकि अधिकारों में डेली कुछ ना कुछ कटौती करते जा रहे हैं, जो कि ये गलत है। हम सोचते हैं पंचायती राज में जो 1993 में जो अधिकार दिए गए थे वो बिल्कुल जायज बढ़िया थे, उनके अनुसार बहुत से अपने निर्णय काम करने के जो जब स्थिति बनती है काम की स्थल पे तो वो अपन अधिकार था। आज चूंकि हर चीज को वो देखेंगे ये गाइडलाइन में है कि नहीं है, नहीं तो अपने को कुछ अधिकार नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि इतने दिन से बैठे हैं और ये हड़ताल कहीं ना कहीं हमें तो नुकसान दे ही रही है, प्लस उनको भी दे सकती है। तो मेरा तो सरकार से यही कहना है कि सरकार सोचे जनप्रतिनिधियों की। एक जनप्रतिनिधि सरपंच बड़ी मुश्किल से बनता है, विधायक बनना आसान है, सांसद बनना आसान है, पार्टी टिकट दे देगी बन जाएगा। विधायक पर सरपंच जब ही बनेगा जब वो काम करेगा क्षेत्र में। हम अगर काम नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं बन पाएंगे, और जब हम नहीं बन पाएंगे तो हम आपको भी कोशिश करेंगे नहीं बनने देंगे आगे चल के। धन्यवाद। आप देख रहे हैं KKD न्यूज। नमस्कार, KKD न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर।
प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में इसका कहर देखा गया। जबलपुर, रीवा समेत 26 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मंदसौर में करीब 63, नर्मदापुरम में 53 मिलीमीटर, सीहोर, उज्जैन में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के सागर में 33 मिलीमीटर, खजुराहो और पन्ना में 32, दमोह में 30 और जबलपुर में 25 बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद कई जिलों में ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। नरसिंहपुर शहर की रात सबसे ठंडी रही। नरसिंहपुर में 11.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। वहीं नौगांव में 14.5 डिग्री, राजगढ़ में 14.6 डिग्री पारा रहा। देवरा में 12.6 डिग्री और खंडवा, मंडला, टीकमगढ़ में 15 डिग्री दर्ज किया गया। नमस्कार। जैसे कि पिछले जो वेदर था उसकी वजह से क्लाउडिंग थी जो वो क्लियर हो गई है। बारिश की प्रदेश में कहीं भी कोई स्थिति बनी नहीं हुई है। अगले उसमें खाली वॉक की कंडीशन देखी जा सकती है जो प्रदेश में है। उसके लिए नॉर्थ एमपी का एरिया है जो देख रहे हैं आप इसमें, ग्वालियर, चंबल, टीकमगढ़, चित्रकूट, निवाड़ी, सतना, रीवा डिवीजन का जो हिस्सा है वहाँ पे मध्यम से हल्का कोहरा रह सकता है। उसके अलावा जो डेट 31 तारीख की बात करेंगे वहाँ कहीं कहीं टेम्परेचर कोल्ड वेव चल सकती है। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और शाहजहाँपुर में, और कहीं कहीं कोल्ड डे भी रह सकता है, वहाँ दिन का तापमान गिर सकता है। ये दिन अगले दिन बढ़ के भी ये कंटिन्यू करेगा। उसमें 1 तारीख में भी देखेंगे लगभग यही स्थिति बनी रहेगी, और अगले दिन देखेंगे तो लगभग 3 दिन के बाद फिर ये स्थिति फॉग वगैरह हट जाएगा। फिर वापस से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे 3 दिन के बाद। बीते दिनों जो मौसम में बदलाव था वो उसका कारण हट चुका है। इस वजह से अब वैसे बादलों में कोई भी बारिश की स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन आज के दिन में देखेंगे तो आज तो भी कुछ नहीं है। कुछ स्थितियों में टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहा है। लेकिन अगली बात करें 31 तारीख में तो पूरा नॉर्दर्न एमपी की बात करेंगे, ग्वालियर, चंबल डिवीज़न, नीमच, मंदसौर और रीवा संभाग के डिवीज़न है, वहाँ पे हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है और कहीं कहीं कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। वो है नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और शाहजहाँपुर, जहाँ पे कोल्ड वेव चल सकती है और लगभग ये स्थिति अगले 3 दिन तक ऐसे ही बनी रहेगी। उसके बाद फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लोकल भोपाल की बात करें तो मैक्सिमम 23 और मिनिमम 10.7 दर्ज किया गया है, जो और 2 डिग्री गिर सकता है, गिर के 8 के आसपास आ सकता है। और मौसम खुला रहेगा तो दिन के टेम्परेचर थोड़े बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज़।